हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का जो दाब का चैप्टर है यानी कि प्रेशर का जो चैप्टर है उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें ली गई हैं यानी कि जो एनसीईआरटी बुक में कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की साइंस है उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इसमें वही पॉइंट लिए गए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी के, उनको यहाँ पर कवर किया गया है। चलिए देखते हैं। दाब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दाब आखिर होता क्या है? दाब किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल प्रेशर कहलाता है। यानी कि कोई भी एक सतह है, मान लीजिए जैसे कि देखिए ये सतह है, उस पे कोई बल लग रहा है, ठीक है, उसके इकाई क्षेत्रफल पर कहीं पर भी एक बल लग रहा है, तो उस बल या दाब को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रेशर। दूसरे शब्दों में दाब को देखिए फॉर्मूले के रूप में बताया है कि प्रेशर बराबर है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि जो फोर्स है और जो एरिया है उसमें रिलेशन है। और दाब एक क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर। अब जो -2 है इसका फंडा मैं बता चुका हूं, इसको क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, तो फिर ये जो ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। और इसे पास्कल भी कहा जाता है। इसे पास्कल, जो कि इसकी इकाई भी है दाब की, तो इसको पीए भी बोला जाता है। पास्कल इसकी इकाई है, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दाब के बारे में, दाब के मात्रक पास्कल, जैसा कि मैंने बताया दाब का जो मात्रक है इसका पास्कल, को वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया है। यानी कि ब्लेज पास्कल जो थे उन्हीं के सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल को रख दिया गया है। दाब के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब या प्रेशर इन लिक्विड कहते हैं। यानी कि जो द्रव है आपका, ठीक है, तो उसके जो अणु है, मान लीजिए जैसे प्रेशर कुकर है आपका, ठीक है, उसके अंतर्गत जब पानी आपने डाला वो गर्म हुआ तो उसके इकाई क्षेत्रफल से जो है बर्तन के चारों तरफ दीवारों पर प्रेशर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर इन लिक्विड उसको कहा जाता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि जो उसकी गहराई होगी, जो उसका घनत्व होगा और गुरुत्वीय त्वरण है, उस पे जो है इसको मिलाकर हम दाब बोलेंगे द्रव के अणुओं को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h इंटू डी इंटू जी, ये यहाँ पर हो जाएगा। द्रवों में दाबों का नियम हम देखते हैं क्या कहता है। पहला है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। यानी कि अगर एक द्रव है जो स्थिर अवस्था में है तो उसका जो क्षैतिज तल होगा, ठीक है, वहां पर सभी बिंदुओं पर जो दाब होगा वो एक समान होगा। ये चीज यहां पर बोली गई है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव प्रत्येक दिशा में भी बराबर होगा। यानी कि एक स्थिर द्रव है, वहां पर जो दाब होगा वो प्रत्येक दिशा में भी क्या होगा? एक समान होगा। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यानी कि द्रव की डेंसिटी कितनी है उस पे द्रव का दाब जो है निर्भर करेगा। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि घनत्व अगर ज्यादा है किसी द्रव का तो दाब क्या कम होगा या ज्यादा होगा। तो वही चीज अगर घनत्व ज्यादा है तो दाब भी यहां पर ज्यादा होगा। अब द्रव दाब संबंधी पास्कल जी ने जो कुछ नियम दिए थे या उनसे जो रिलेटेड चीजें हैं, उन्होंने क्या कहा, कैसे द्रव में काम करेगा, हाइड्रोलिक पावर, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, यानी कि जी जो है इसको नगण्य मान लिया जाए, ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य ना माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये नियत है
तो क्या होगा कि सभी द्रव जो भी है उसके सभी बिंदुओं पर प्रेशर समान होगा। लेकिन अगर उसको नहीं भी माना गया तो एक सीमित जो समान गहराई होगी, उस गहराई पर जो भी द्रव होगा वहां पर उसके सभी बिंदुओं पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। ये भी पास्कल जी के द्वारा बोला गया था। अब जो है थर्ड वाला ये मोस्ट आईएमपी जो पॉइंट है आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो पास्कल के नियम पर आधारित कुछ प्रमुख यंत्र जो हमेशा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं कि जो पास्कल के नियम पे कौन आधारित है। ऑप्शन दे देंगे आपको 4, उसमें से कोई एक होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बर्तन का आकार द्रव के दाब को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि बर्तन का आकार कैसा भी हो वो द्रव के दाब को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा पास्कल जी के द्वारा बताया गया है। अब गलनांक पर दाब का प्रभाव देखते हैं कि गलनांक पे, मेल्टिंग पॉइंट पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। गर्म पड़ने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम और घी या फिर डालडा भी आप यहां पर ले सकते हो। यानी कि पिघलने वाली चीज है कि आपने जैसे ही उसको गर्म किया तो उसका आयतन बढ़ने लगा, वो पिघल के आयतन उसका बड़ा हो गया। तो ऐसी जो भी चीज होगी तो उस पर जब आप उस पर दाब भी बढ़ाओगे, ठीक है, उस पर दाब बढ़ाओगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ये चीज बोली गई। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे कि बर्फ, बर्फ को आप गर्म करो तो उसका आयतन घटता है, ठीक है, उसका आयतन क्या हो जाता है, घटता है। तो अगर आप दाब बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसका गलनांक भी कम हो जाएगा। यानी कि गर्म करने पर जो घट रहा है तो उसका गलनांक भी घट रहा है, और जो बढ़ रहा है तो उसका गलनांक भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें हैं गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब क्वथनांक की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जब गलनांक पे हमने देखा तो क्वथनांक पे भी जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। यानी जो भी द्रव है तो उनकी अगर खुली सतह है उस पर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव उस पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है, जिसे द्रव द्वारा उत्क्षेप कहते हैं। यह उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है तथा हटाए गए द्रव के ग्रुप केंद्र से होकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में कार्य करता है। इस बिंदु को द्रव का उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। द्रव के उत्क्षेप के कारण ही पानी में डूबी हुई वस्तु के भार में कमी का प्रतीत होता है। देखिए मेनली जो ये किताबी लैंग्वेज को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए सीधी सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक बॉक्स है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कोई हमने वस्तु डाली तो मान लीजिए वो आधा डूब गया, ठीक है, आधा डूब गया और इतना ऊपर ही तैर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे क्या हो रहा है कि पानी का फोर्स काम कर रहा है, नीचे से एक फोर्स काम कर रहा है जो उसको ऊपर की ओर उठाए हुए है। और ये जितना डूबा, ठीक है, अब पानी में कोई चीज हमको हल्की लगती है तो ये जितना डूबा और जैसे ये नीचे जाएगा तो जैसे पानी का स्तर यहां था तो पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अगर आप यहीं पे कोई कीप ऐसी लगा देते हो कि पानी बाहर आ जाए यहां दूसरे पात्र में, तो ये डूबेगा तो पानी इसमें आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए 1 kg की थी और ये आपने इसमें डाला तो ये आपको 800 ग्राम महसूस होगा मान लीजिए। और तो जैसे ये जितना आधा डूबा तो ये आपका इसमें आ गया पानी, तो ये जो 200 ग्राम की कमी हुई, ये वजन और इसमें जो पानी होगा इसका वजन सेम होगा। यही चीज जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही बताई गई है। तो इन्हीं सब चीजों की यहां पर चर्चा की जा रही है। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारे पास कि जल के उत्प्रेक्ष का सर्वप्रथम अध्ययन देखिए आर्किमिडीज जी ने किया था और उन्होंने एक सिद्धांत निकाला जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं वो सिद्धांत क्या है। सिद्धांत वही है जो मैंने आपको बताया अभी। सिद्धांत ये है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह कमी आभासी कमी
वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये जो है आपको यहां पर याद रखना है। वही देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं। जो मैंने बताया कि जैसे ये पानी है और इसमें डुबोया आपने, तो ये ऊपर आया, ऊपर आके पानी इसमें गिर गया। तो ये जो पानी है इसका जितना वेट होगा वो जितना इसमें डूबा हुआ है, और जैसे 1 केजी का था ये, तो इसके जितना आपको भार में कमी लगेगा उतना ही इसका वजन होगा। वही चीज जो मैंने समझाया। तो ये सिंपल सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखिए, जब पानी में वस्तु, मतलब जो पानी है उसमें कोई वस्तु आपकी डुबोई जाती है, तो उस पे जो बल काम करते हैं, कौन कौन से बल काम करते हैं देखते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर निम्न 2 बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का भार W1 नीचे की ओर, हमने W1 से एक डिनोट किया नीचे की ओर, और दूसरा ग्रेविटी का उछाल W2 ऊपर की ओर। वही चीज, पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने डुबोया, तो वस्तु तो नीचे की ओर जाएगी क्योंकि ग्रेविटी है 9.8 से उसको नीचे खींच रही है, तो वस्तु तो नीचे ही जाएगी। लेकिन पानी एक ऊपर बल लगाएगा, तो नीचे जो है हमने W1 माना, और जो नीचे से ऊपर बल लग रहा है उसको हमने W2 माना यहां पर। अब इसमें देखिए 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं? देखिए, जब W1 बड़ा होगा W2 से, यानी कि वही चीज, बॉक्स का वजन ज्यादा है, मतलब ज्यादा वो फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, यानी कि ज्यादा प्रेशर दे रहा है ऊपर से, अर्थात वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो, तब वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वही चीज, वस्तु ज्यादा भारी है, यानी कि वो जितना पानी हटा रहा है उससे ज्यादा उसका वजन है, तो वो डूब जाएगा। दूसरी स्थिति, जब W1 छोटा होगा W2 से, अर्थात वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए जो है गए द्रव के भार से कम होगा, तो वस्तु जो है पानी में तैरेगी। क्लियर? थर्ड वाला पॉइंट, अगर बराबर हो जाता है तो क्या होगा, अर्थात वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो, तब वस्तु द्रव की सतह के नीचे तैरेगी। क्या करेगी? द्रव के सतह के नीचे तैरेगी। ये चीजें यहां पर बोली गई। 3 कंडीशन बनी, बहुत ही सिंपल सी 3 कंडीशन है। चलिए बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, आपेक्षित घनत्व की। तो आपेक्षित घनत्व देखिए क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्या? वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इसमें क्या चीजें हैं, वस्तु का वायु में भार, समान आयतन के पानी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का भार, वस्तु का वायु में भार और पानी में वस्तु के भार में कमी। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, ये 3 जो इस 2 और चीजें बताई मैं, तो यहां पर क्या है कि ये जो है रिलेटिव डेंसिटी के चीजें दी हुई हैं। इसको एक तरीके का फॉर्मूला बोल सकते हो। तो वस्तु का घनत्व हो गया और पानी का घनत्व हो गया, मेनली ये चीजें हैं। अब इसकी कोई इकाई नहीं है, आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक यहां पर नहीं बताया गया है। अब द्रव में आंशिक रूप से डूबकर तैरने वाली वस्तुओं के लिए देखिए क्या चीजें दी गई है। द्रव, वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व, वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन और वस्तु का कुल आयतन। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि जो आंशिक रूप से जो वस्तु तैर रही है उसके घनत्व वगैरह को हम यहाँ पर डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं कि वस्तु का कितना घनत्व है, द्रव का कितना घनत्व है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई वस्तु जो है पानी में डूबेगी या तैरेगी। इन सब चीजों का यहाँ पर पता चलता है। देखिए, यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वह द्रव में तैरती रहेगी, अन्यथा डूब जाएगी। वही चीज बात की गई, पानी है, ठीक है, उसका घनत्व जो है आपका द्रव के जो पानी वस्तु का घनत्व होगा द्रव के घनत्व से कम होगा, यानी कि इसकी जो भी डेंसिटी होगी उससे अगर वस्तु का कम है तब तो तैरेगा, नहीं तो वो नीचे डूब जाएगा। वही चीज होता है जैसे नदी है, नदी में कोई बोट तैर जा रहा है, ठीक है, अब वो जाते जाते आके एक समुद्र में आ जाता है, तो समुद्र में क्या होता है, थोड़ा उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? कि समुद्र के पानी के घनत्व ज्यादा है नदी के पानी के घनत्व से। तो वही चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, उसमें तैरना आसान होता है। देखिए ये चीज मैंने बोला, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻³ यानी कि 10 का क्यूब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर घन मीटर जो है यहाँ पर आएगा। बर्फ का घनत्व, ये IMP क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बर्फ का घनत्व होता है। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट।
जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। 1/10 भाग पानी के ऊपर यानी कि 9/10 भाग पानी के नीचे होता है। किसी बर्तन में भरा मतलब पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो बर्तन में पानी का तल नहीं बढ़ता है, अर्थात पहले के ही समान रहता है। ये चीजें यहां पर हो जाती हैं बर्फ के साथ। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यही कंडीशन देंगे, पूछेंगे क्या होगा, समान रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है समान रहेगा। अधिकतर लोग लगा देते हैं कि बढ़ जाएगा, तो वो जो है गलत आंसर है। अब जो है यहां पर हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की। किसकी बात करेंगे? वायुमंडलीय दाब की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। क्या बोला गया है? वायुमंडल के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, वही चीज बात हो गई। देखिए हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी एकांक जगह पर फोर्स बटा एरिया था, फोर्स बटा एरिया हमने पढ़ा था। तो यहां पर लेकिन वायु का घनत्व आ गया, वायुमंडलीय घनत्व आ गया, मतलब वायुमंडलीय दाब आ गया। तो वायु के संपर्क में जो भी सतह आएगा उस पे प्रति एकांक क्षेत्रफल जो भी दाब लगेगा या बल लगेगा उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इसके कुछ मात्रक हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर क्या होता है? 1.33 इंटू 10⁻³ जो पावर है 3 की रहेगी यानी 10³ पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। और 1 बार बराबर होता है, बार भी इकाई बोली जाती है प्रेशर की, तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। 1 मिली बार बराबर होता है 10 मतलब जो 10 की पावर है 2 पास्कल, और 1 टॉर बराबर होता है 1 मिली मात्रा की पारा दाब होता है। तो ये चीजें हैं, मिली, पास्कल और बार आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मात्रा क्या क्या हो सकते हैं। अब जो है यहां पर कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड चीजें ही हैं, तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। पृथ्वी तल पर क्या बात की जा रही है? पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब सामान्यतः 76 सेंटीमीटर या फिर 1.10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 76 सेंटीमीटर पारा पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब सामान्यतः होता है, जो पारे से आप नाप सकते हो। समुद्र तल पर वायु दाब का मान पारे के 76.0 सेंटीमीटर अथवा जो 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा 1.03 बार के बराबर होता है। कहां पर? समुद्र तल पर। और ये था आपका पृथ्वी के तल पर। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चलने पर वायु दाब 1 सेंटीमीटर यानी कि पारा दाब कम हो जाता है। ऊपर जा रहे हो तो जो है प्रेशर जो है कम होता जाएगा 1 सेंटीमीटर। जैसे कि आप यहां से 110 मीटर ऊपर चले गए तो ये 75 हो जाएगा, और जाओगे तो 74 हो जाएगा, और जाओगे तो 73, फिर 70, ऐसे करके ये दाब जो है नीचे गिरता जाएगा। यही चीज यहां पर बोली गई है। एक साधारण मनुष्य के शरीर पर लगभग 16,000 किलोग्राम हवा का दबाव होता है। कितना होता है? 16,000 किलोग्राम हवा का दबाव होता है एक साधारण मनुष्य के शरीर पर। समुद्र के स्तर पर हवा का दबाव सर्वाधिक होता है और इसका मान 10,000 पास्कल या फिर 100 किलो पास्कल होता है। ये दूसरे पर बोला गया। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना जो है वॉन न्यूरेक ने की थी। किसने की थी? वॉन न्यूरेक ने की थी। पारे की जो है 760 मिलीमीटर ऊंचाई नली के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और यह 1 एटीएम के बराबर होता है। 1 एटीएम के बराबर इसको माना जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाते हो तो क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, जिससे पहाड़ों पर खाना जो है पकाने में कठिनाई होती है, या वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन की स्याही रचने लगती है, या फिर उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को वायुयान से यात्रा ना करने की सलाह भी दी जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है जब हम ऊपर जाते हैं, तो दाब जो है कम होता है, जिससे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, मनुष्य को हो सकती है, मैकेनिकल चीजों में भी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी प्रेशर के कारण।
तो ये सब चीजें यहां पर ली गई हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड, तो देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय माप को। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, यानी कि बैरोमीटर में आपका जो उसका पाठ्यांक है एकदम से नीचे आ गया, झटके से नीचे आ गया, मतलब तूफान आने वाला है। और बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो समझ लीजिए वर्षा होने वाली है, यानी कि धीरे 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 नीचे आ रहा है तो वर्षा होगी। और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो दिन जो है आपका साफ होगा। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया, इस अभी जो आप स्लाइड का जो पेज देख रहे हैं, ये चारों के जो है चारों क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले कि वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर गया तो तूफान आएगा, पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होगी, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दिन साफ रहेगा। ये चीजें यहां पर बताई गई हैं। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हमने आज दाब के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही आपकी फिजिक्स जो है खत्म हो जाएगी ये सीरीज, देन हम और भी टॉपिक्स को यहां पर कवर करेंगे साइंस से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।